चलो भैया, हाँ, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। ये अपन ने ना पहले भी पढ़ रखा है वैसे तो। मेटल रिएक्ट सेकंड चैप्टर में था ना ये, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। कोरोइड नेचर बता देना ऐसा कुछ। हाँ, एक सेकेंड, चलो भैया आगे देखते हैं कहाँ गया। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। मेटल का मतलब कोई भी, जैसे मेटल का जब भी नाम आता है मेटल का तो अपन क्या बोलते हैं, Na, Mg, Al, Zn, इस तरह से, ठीक है। भाविका। है ना। मेटल विद एसिड, एसिड कौन कौन से हो जाएंगे, HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है ना। तो तुमको ये पता है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अरे यार कितनी बार बता दिया, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इसके अंदर। जैसे Na को H के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, NaH, NaCl और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। इसमें MgSO4, H2 निकलेगी। इसमें Zn को मान लो इसके साथ करेंगे तो ZnNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि वो है ना, +2 होती है, इसलिए ZnNO3 का होल ट्वाइस लिख दिया ये, और प्लस H2, इस तरह से। तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का पता कैसे करेंगे, पॉप साउंड से। दूसरा तरीका तो वो जलता है, मतलब ब्लू ब्लू क्या बोलते हैं, हाँ, क्लीन फ्लेम से जलता है, क्लीन फ्लेम। जैसे ऑक्सीजन तो क्या करता है, जलने में हेल्प करता है, और हाइड्रोजन खुद जलता है, ये है। बट डू ऑल मेटल, सारे के सारे मेटल हैं वो एक जैसे रिएक्ट करेंगे, या फिर वो मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जैसे उस दिन तुमको बताया था ना कि सोडियम है और पोटेशियम है, ये तो ऊपर आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। बाद में कैल्शियम मैग्नीशियम आता है, बाद में एल्यूमिनियम आता है, बाद में और बहुत सारे आते हैं, है ना। फेरस है, जिंक है, कॉपर है और लेड है, लेकिन इनका अपने को सिक्वेंस नहीं पता अभी। तो अपन क्या करेंगे इनका सीक्वेंस भी देखेंगे, अब धीरे धीरे पता चलेगा सीक्वेंस कैसे होगा इनका। आगे देखो, राइट इक्वेशंस फॉर रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैग्नीशियम Mg, Al, Zn और Fe किसके साथ रिएक्शन करनी है, HCl के साथ। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ये सुन लो भाई, एक नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे ना जब, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। मैंने यहाँ पे बता दिया था तुमको कि नाइट्रोजन भी इवॉल्व होगी, यहाँ पे कहीं भी बताया था उसके अंदर, NO3 वाले के अंदर। क्यों नहीं होगी, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसमें O3 है ना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अपने पास। तो इट ऑक्सीडाइज्ड द H2 प्रोड्यूस्ड वाटर। मतलब जो अपना H2 निकलेगा, निकलता तो H2 ही है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो जो इसका एक O इससे मिलके क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। तो जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे ना रिएक्शन मेटल की, तो हाइड्रोजन बनने की जगह क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और रिड्यूस टू एनी, और नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएंगे बाकी, या तो N2O बन जाएगा, या NO बन जाएगा, या NO2 बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये लाफिंग गैस भी है, N2O। उनसे पूछिए लाफिंग गैस क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू गिव H2 गैस। जनरली तो ये H2 नहीं देता है, लेकिन इन दो के साथ ये H2 देता है, Mg और Mn के साथ। MgNO3 बनेगा और MnNO3 बनेगा। Mn पे डिपेंड करता है Mn की वैलेंसी कितनी है, क्योंकि Mn की एक वैलेंसी नहीं होती है, जैसे इसकी तो +2 ही होती है, लेकिन Mn की तो बहुत सारी होती है, 1 से लेकर 7 तक होती है Mn की। Mn सबसे ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं उसको, ये D ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ना, उनकी वैलेंसी एक नहीं होती, एक से ज़्यादा होती है।
कोई बात नहीं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द इन एक्टिविटी 3.11 द रेट ऑफ फॉर्मेशन of bubbles was faster than in case of magnesium. The reaction was also most exothermic in this case. The reactivity decrease in the order. तो इसका मतलब इन चारों से ना, वो अपन ने जो रिएक्शन की थी, अगर अपन खुद करके देखेंगे ना 3.11 वाली, उससे अपन को क्या पता चलेगा, इनकी रिएक्टिविटी सीरीज इस तरह की है। मतलब पहले Mg आता है, फिर Al आता है, फिर Zn आता है, और फिर Fe आता है। जो अपन कह रहे थे ना कि इनका पता नहीं है रिएक्टिविटी सीरीज का, अब अपने को रिएक्टिविटी सीरीज का पता है। Mg के बाद में Al, उसके बाद में Zn, उसके बाद में Fe। तो सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, और इन तीन के बाद में ये चार, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Fe। मतलब ये 7 पता चल गया अभी तुमको, और आगे देखेंगे। इन केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन, इसका मतलब कॉपर और भी नीचे आएगा, कॉपर के अंदर कोई बबल सीन नहीं हुए। एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज्ड, टेम्परेचर में भी कोई कम ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब वैसा का वैसा है। इसका मतलब कॉपर से रिएक्ट ही नहीं किया। तो दिस शोज कॉपर डज नॉट रिएक्ट। अगर कॉपर रिएक्ट, कोई चीज़ अगर रिएक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब वो नॉन रिएक्टिव है, इसका मतलब वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आएगा। तो अपन ने रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ तक पढ़ ली? के, वापस एक बार याद कर लो इसको, Na, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर। ठीक है, ये अभी तक अपन ने ये पढ़ा है, और अपन रिएक्टिव सीरीज नीचे आएगी उसमें देख लेंगे। आगे अब क्या है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या नाम है? उसको बोलते हैं रॉयल वाटर। ठीक है, और ये क्या है एक्वारेजिया? ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि सोने को पिघला देता है। सोना वैसे नॉन रिएक्टिव है, वो किसी भी एसिड से रिएक्ट नहीं करता अकेले में। लेकिन अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मतलब पहले से रखा हुआ नहीं, अभी तुरंत बनाया हुआ, जैसे अपन डाई करते हैं बालों में, तो उसमें जो दो मिक्सचर होते हैं उसको अपन तुरंत मिलाते हैं, पहले से मिलाए हुए नहीं होते, तुरंत मिलाओ और बालों में लगा लो। उसी तरह से तुरंत मिलाना है। किस को? फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं है, क्या है? कंसंट्रेटेड है। कौन कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड दोनों, 3:1 में। मतलब 3 तो कौन? HCl, और 1 HNO3। अब तुमको याद कैसे रहेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे भी 3 है, तो एक ही बार 3 है, मतलब 2 3 नहीं है एक साथ। यहाँ पे अगर 3 आ गया तो आगे नहीं आएगा, और यहाँ पे आएगा तो पहले नहीं आएगा। दो कौन कौन से एसिड है? एक तो HCl और एक HNO3। HNO3 तो अकेला है, एक तो HNO3 लेना है और 3 HCl लेने हैं। मतलब 3 पैकेट तो लेने हैं HCl के और 1 पैकेट लेना है HNO3 का। इन दोनों को मिला के क्या होगा? इट कैन डिजॉल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड कैन डू इट अलोन। मतलब दोनों अकेले में ये काम नहीं कर सकते, लेकिन दोनों मिलके अगर 3:1 में मिलेंगे तो वो गोल्ड को भी पिघला सकते हैं। उसको बोलते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया काफी अच्छा एसिड है इसका मतलब। एक्वारेजिया इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स, हाँ काम में आने वाले शुरू वाले, यहाँ वाले है ना, रिएजेंट्स, दैट इज एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये उनमें से एक है जो किसको पिघला सकते हैं? गोल्ड को और प्लेटिनम को भी डिजॉल्व कर सकते हैं अपने अंदर। तो गोल्ड और प्लेटिनम, इसका मतलब बहुत ज्यादा नॉन रिएक्टिव है, सबसे लास्ट में आएंगे। AU और प्लेटिनम PT, ये सबसे लास्ट में आएंगे। आगे देखो, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब एक मेटल है और दूसरा मेटल सॉल्ट है, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जैसे Fe प्लस CuSO4, या इसको ऐसे मान लो Cu प्लस FeSO4। अब इन दोनों में से एक की रिएक्शन होगी, एक की नहीं होगी, है ना। एक तो रिएक्ट करेगा और दूसरा नहीं करेगा। अभी तुमको मैंने ये पढ़ाया था, सबसे पहले क्या आता है रिएक्टिविटी सीरीज में? K, Na, Ca, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
जिंक, आयरन, कॉपर, ठीक है ना, ठीक है, यही था ना, अभी देख लेंगे वापस से। अब देखो Fe ऊपर आ रहा है और कॉपर नीचे आ रहा है, इसका मतलब Fe ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। तो जो कम रिएक्टिव है तो कम रिएक्टिव रिएक्शन कैसे करेगा, Fe से नहीं करेगा, और Fe ज्यादा रिएक्टिव है, Cu कम, तो ये Fe Cu की जगह ले लेगा, लेकिन Cu Fe की जगह नहीं लेगा। इसका मतलब यहां पे तो रिएक्शन नहीं होगी और यहां पे रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज की भी अपनी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अच्छा एडवांस में कर ली नहीं, वैसे भी अपन ने की हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, हाँ उस चैप्टर में की हुई है। तो अपन ने क्या किया इसके अंदर, देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें अपन ने क्या डाल दिया, एक आयरन नेल डाल दी, कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4, और उसमें क्या डाल दिया Fe, तो क्या बन गया यहाँ पे FeSO4 प्लस Cu। अब FeSO4 का कलर क्या होता है, ग्रीन, ग्रीन विट्रोल होता है ना, FeSO4.7H2O, ग्रीन विट्रोल। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, हल्के ग्रीन कलर में, और ये जो नेल है आयरन नेल, इसके ऊपर किसकी लेयर चढ़ जाएगी, कॉपर की। चलो इसमें देखो, अब रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे जो ऊपर वाला है K है वो Na को रिप्लेस कर देगा, K Mg को भी रिप्लेस कर देगा, लेकिन Mg Na को नहीं कर पाएगा, है ना, नहीं K को कर पाएगा, इस तरह से है। तो किस में डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर रिएक्टिव ज्यादा है तब तो रिएक्शन होगी, और रिएक्टिव कम है तो रिएक्शन नहीं होगी। जैसे मेटल A और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B, तो क्या आ जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A और मेटल B, ये तभी होगा जब मेटल A ज्यादा रिएक्टिव है, बस ये लिख लेना, ये तब रिएक्शन होगी जब ये मेटल है जो अलग से बैठा है अकेला जो है वो हाईली रिएक्टिव है या फिर मोर रिएक्टिव लिख लो इसको, हाई की जगह मोर रिएक्टिव, या फिर ऐसे लिख लो A इज मोर रिएक्टिव देन B, ये A है और ये B है। A displaces metal B from its solution, it is more reactive than B, तो A is more reactive than B। चलो अब अपने पास आ गया रिएक्टिविटी सीरीज, जो अपन ने अभी पढ़ा था ना वो इसने बना दिया। अब इसमें कौन कौन से रह गए वो भी याद कर लेते हैं। Fe के बाद में Pb दे रखा है, लेकिन Zn तो पहले ही है, ये तो अपने नाम ही नहीं आए, तो एक्स्ट्रा नाम है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये भी एक्स्ट्रा नाम है। इन तीनों का अगर तुम याद नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी सारे याद होने चाहिए, ये भी और ये दोनों भी। अपन ने जो पढ़ा सीक्वेंस वही है, बस बीच में और घुस गए, कोई दिक्कत नहीं है, घुस जाने दो। सबसे पहले K, फिर Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Fe के बाद में Cu, ठीक है, कॉपर और सिल्वर गोल्ड, ठीक है। इससे भी तुम्हारा काम हो जाएगा, पीबी की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा अपने को। अगर तुमको लगे कि पीबी की जरूरत है तो याद रख लो बस कॉपर के ऊपर है, हाइड्रोजन का भी काम नहीं आता जनरली, कॉपर के ऊपर और आयरन के नीचे। इसको तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, 19-11 फिर 20-12, ठीक है। मतलब सबसे पहले सोडियम, उसके ऊपर मैग्नीशियम होता है, यहाँ पे कैल्शियम, उसके ऊपर मैग्नीशियम होता है। 19-11 20-12, 12 के बाद में 13, अब 13 में 3 है तो 3 का 3 यहाँ पे आएगा, 13 के बाद में 30, 13-30, फिर इससे थोड़ा सा कम 26। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 13 के बाद में 30, 3-3 ऐसा याद हो गया। ये बस ये याद रखना है कि 30 के बाद में 26 है, फिर 29 है, और ये 3 तो याद है तुमको। मतलब ये मान लो महंगे हैं, ये तांबा है और फिर चांदी है और सोना है, ये तीनों महंगे होते हैं, बाकी इतने महंगे नहीं होते। तो जो सबसे महंगे वो सबसे लास्ट में आते हैं। चलो एक सवाल ये करते हैं, अब देखो ये सवाल कर लोगे ना मेटल ये वाला, तो इससे तुमको सारा क्लियर हो जाएगा एक सवाल से ही। अपने पास यहाँ पे कितने मेटल दे रखे हैं, 1 2 3 और 4, और 4 ही तुमको यहाँ पे दे रखे हैं मेटल सॉल्ट,
एक तो आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर सल्फेट। कुल मिला के कितनी चीजें दे रखी है? 8 चीजें दे रखी है, 4 मेटल और 4 मेटल सॉल्ट। अपने को पता नहीं कि ये कौन से हैं, लेकिन अपने को पता है कि ये कौन से हैं। तो नंबर से लिख लेते हैं इनको। सबसे पहले आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर। आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर, ये 4 हैं। इन चारों को नंबर से कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कौन आएगा? सबसे ऊपर सबसे पहले आएगा Zn, है ना, 30 नंबर, फिर 26, फिर Cu और फिर Ag। तो इनको नंबर से लिख लेते हैं, क्योंकि इसने तो हर कैसे लिख रखा है। तो सबसे लास्ट में तो Ag, सबसे पहले यहाँ पे Fe और यहाँ पे Cu। चारों को लिख लिया नंबर से। तो Zn वाले को सबसे पहले लिखें। देखो इन सब में देखते हैं, ये तीनों भरने, ये चारों भरने, सॉरी, और बाकी तो मैं समझते हैं क्या लिखा हुआ है। डी है, या फिर कैसे भी देख लो, डी इसके साथ कोई रिएक्शन कर रहा है, इसके साथ भी नहीं कर रहा, इसके साथ भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, इसके साथ भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, और इसके साथ भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा। इसका मतलब ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, लास्ट वाले के साथ भी नहीं कर रहा। इसका मतलब ये इससे भी कम रिएक्टिव है। हो सकता है गोल्ड हो, है ना, हो सकता है प्लेटिनम हो, लेकिन अपने को ये बताना नहीं है कि डी कौन है, बस ये बताना है कि डी कहां पर आएगा। तो इन सब से भी लास्ट में आएगा। ये समझ गए ना इस चीज से, कि डी सबसे लास्ट में आएगा। एक बात तो ये समझ गए। आगे देखो, इसका भी चारों दे रखे, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका मतलब सिल्वर से ऊपर है। इन तीनों से तो नीचे है, लेकिन सिल्वर से ऊपर है। मतलब सी कहां पर है? सिल्वर से जस्ट ऊपर, ये रहा सी। और इन तीनों के नीचे है, इसका मतलब Zn, Fe, Cu के तो नीचे है, और Ag से ऊपर है, मतलब C और Ag के बीच में। ये हो गया सी। अब आगे देखो, इसमें क्या दे रखा है? बी में डिस्प्लेसमेंट हो गया, और बाकी पता नहीं। इसका मतलब आयरन से तो नीचे ही होगा, सॉरी आयरन से ऊपर होगा। जो बी है वो आयरन से ऊपर होगा। बी यहां पे हो सकता है Zn से नीचे होगा क्या? Zn में नो रिएक्शन है, अच्छा, तो Zn से नीचे होगा। अगर Zn में नो रिएक्शन है और इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब B कहां पे होगा? Fe से तो ऊपर, Zn से नीचे। बिल्कुल सही बात है, तो B हो गया यहां पे। अब आगे देखें, A को देखें। A में आयरन में नो रिएक्शन है, आयरन से रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब आयरन से भी नीचे होगा। और कॉपर से डिस्प्लेसमेंट, तो कॉपर से ऊपर। ये हो गया A। चारों की पता चल गया। इसका मतलब देखो, B है, B जो है वो सबसे रिएक्ट कर लेगा, खाली Zn को छोड़ के, क्योंकि Zn ऊपर है। तो B Fe से भी रिएक्ट करेगा, B Cu से भी करेगा, और B Ag से भी करेगा। तो B सिर्फ इसमें क्या आएगा? नो रिएक्शन। बाकी इसमें भी रिएक्शन करेगा, और इसमें भी रिएक्शन करेगा। इसमें भी टिक कर दो, डी लिख दो, और यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट लिख दो। अब ए वाला देखते हैं। ए यहाँ पे है। ए अपने ऊपर वाले से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन नीचे वाले से तो करेगा ही। तो Cu से भी करेगा और Ag से भी करेगा। तो B जो है, सॉरी कौन सा है? A जो है, हाँ, A Zn में नहीं करेगा और सिल्वर में रिएक्शन करेगा। तो इसमें क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट, और इसमें आएगा नो रिएक्शन। ये टेबल तुम समझ गए क्या? वापस से करना है ये, कोई बात नहीं, चलो रहने दो। अब पूछा गया इसमें, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? बी। और उससे ज्यादा कौन है? Zn। लेकिन ये पूछा नहीं है, पूछा खाली इन चारों में है, ABCD में। ABCD में मोस्ट रिएक्टिव कौन है? बी। What would you observe if B is added to a solution of copper sulfate? तो B को अगर कॉपर सल्फेट, कॉपर यहां पर है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा। सेकंड में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस। अरेंज करना है इनको, अरेंज। तो सबसे पहले B, फिर A, फिर C, फिर D, BACD। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव सबसे पहले, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का। ठीक है।
तो ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट थी। बाकी भी एक बार देख लेते हैं। चलो, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल? क्योंकि सोडियम खुले में रिएक्ट कर लेता है, खुले में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। राइट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, आयरन विद स्टीम। तुमको पता है कि आयरन स्टीम से रिएक्शन करेगी खाली, Fe3O4 प्लस H2 बनेगा। कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। तो वाटर के साथ ये क्या बना रहे थे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। दोनों, पोटेशियम क्या बनाएगा? KOH और CaOH का होल ट्वाइस। लेकिन ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है, ठीक है ना। और बाकी जो नीचे वाले हैं वो सिर्फ ऑक्साइड बनाएंगे, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ही नहीं, स्टीम के साथ करेंगे। और स्टीम के साथ क्या बनाएंगे? सिर्फ ऑक्साइड, ना कि हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, ऑक्साइड ही बनाएंगे। और दो रिएक्शन तुमको दे रखी है, एक तो एल्यूमिनियम की और एक आयरन की। इतना ही है, ठीक है। अब आगे थोड़े क्वेश्चन कर लेंगे अपन आज। तो अपन आज सारी एक्सरसाइज कर लेंगे, पहले तो रिवाइज कर लेंगे जो कर रखा है पहले से, और फिर आगे वाले भी कर लेंगे। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। चलो बताओ। हॉट क्रिस्पी डोसा बना रहा है आयरन पेन से, तो इसका मतलब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सही है। गिटार स्ट्रिंग सोनोरस, जोर जोर से बोलो भाई। इलेक्ट्रिक वायर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डक्टाइल, क्योंकि वायर भी बना रहे हैं तो वायर का मतलब तो डक्टिलिटी और इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आगे, आइडेंटिफाई द मेटल लिक्विड स्टेट, मरकरी। लो डेंसिटी सोडियम पोटेशियम, तो एक ही आंसर है पोटेशियम। कट विद अ नाइफ, पोटेशियम सोडियम। हैमर, टेकिंग हीट फ्रॉम हैंड, हाथ से ही वो हो जाएगा। गैलियम और सीजियम भी होता है। वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम ऑप्शन ही नहीं है, सोडियम, है ना। वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट सोडियम, इन सब में तो सोडियम ही है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मरकरी, लेड और मरकरी, है ना। और लो डेंसिटी सोडियम और पोटेशियम। आगे देखो, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड नॉन, तो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। अभी ये क्या है? एसिड, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? सॉरी, ये बेस है तो एसिड होना चाहिए। तो एसिड कौन सा है? ए है। ये बताओ क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए, BaO। Na2O क्या है? बेस। मेटल ऑक्साइड है। SO3 एसिड। एसिड बेस एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये ब्लू कर देता है रेड लिटमस को, इसका मतलब ये बेस है। बेस कौन सा है? बी भी है, और भी कोई होंगे? सी है। ऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बेस के साथ नहीं कर रहा। और वाई है जो बेस के साथ कर रहा है, एसिड के साथ नहीं कर रहा। एक्स कौन है? एक्स एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, बेस होगा। एक्स क्या है? बेस कौन सा है? मेटल ऑक्साइड। और वाई क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल एक्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एयर, इट फॉर्म ऑक्साइड। वाई विच इज एम्फोटेरिक, तो वाई एम्फोटेरिक है। तो एम्फोटेरिक के अपने पास दो एग्जांपल हैं, कौन कौन से? ZnO और Al2O3। एक ही ऑप्शन है Al2O3, इसका मतलब यही ऑप्शन हो गया। बाकी अपन एक्स भी चेक कर लेते हैं।
मेटल एक्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एयर, ये एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3। इसको ही बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, नहीं एनोडाइजिंग क्या क्या, वो Zn होता है, हाँ हाँ। इसको क्या बोलते हैं, Al2O3 बनाना अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनाए ना, तब इसको बोलते हैं एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग। हाँ अभी नहीं आया गैल्वेनाइजेशन, आएगा आएगा। अभी क्या है, एनोडाइजिंग, DIZING। ZnO रिएक्ट्स विद, ZnO दोनों के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ भी बेस के साथ भी, तो इसका नाम क्या हो गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये 9 एक्सरसाइज तुमको दिया, आज में सारी कर लेना ये। मेटल रिएक्टिंग विद एयर एंड वाटर, Na+H2O क्या बनेगा, बूम, बताओ। बी, NaOH है ना, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बताओ। एयर का मतलब ही यार ऑक्सीजन है खाली, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, ऑक्सीजन है ही एक ऑप्शन के अंदर। तुमको नहीं बोलता हूँ यार, बच्चे तो बोल ही कहाँ रहे हैं, बच्चे तो चुपचाप बैठे हैं सुन रहे हैं खाली। जब तक अंजलि नहीं बोलेगी मेरे को जैसेगा ही नहीं। यही तभी तो पूछा था, तभी तो इसमें तेरे 0 नंबर थे। वी केप्ट सोडियम इमर्ज इन केरोसिन अदरवाइज इट कैचेज फायर, बताओ भाई। सोडियम मेल्ट, सोडियम मेटल केप्ट इन केरोसिन, ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है। विच केमिकल रिएक्शन डज सोडियम अंडरगो व्हेन इट केप्ट ओपन इन एयर, डी। ये बता, अगर इसको स्टीम में करेंगे तो क्या होगा, सी कर दो, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन बनता है स्टीम के अंदर। तुम्हारे पास दो ही रिएक्शन है, एक तो एल्यूमिनियम की और एक आयरन की, Al2O3 बनता है और इसके अंदर Fe3O4 बनता है। बार बार मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ऑक्सीजन बनता है ऑक्साइड, और बाकी जो मेटल है ना इससे कम, इससे ज्यादा रिएक्टिविटी वाले, उसमें बनता है हाइड्रोक्साइड, OH बनता है, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, चलो देखो, Mg को CaSO4 के साथ किया तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, इसका मतलब Mg कम रिएक्टिव है, और Mg अगर Cu के साथ कर लिया तो Mg ज्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे पहले कौन आया, सबसे ज्यादा Ca, क्योंकि Ca ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसने रिएक्शन नहीं की। कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कॉपर, तो पूछ क्या लिया इसने, फ्रॉम द अबाउ वी कैन से Mg इज, Mg कहां पर है, मोर रिएक्टिव देन Cu, सही है, लेस रिएक्टिव देन Cu, गलत है, मोर रिएक्टिव देन Ca, गलत है, लेस रिएक्टिव देन Ca, सही है, Mg बीच में है। इसमें देखो Cu इज लेस रिएक्टिव देन Na, मतलब Na ऊपर है और Cu नीचे है, तो Na रिएक्ट करेगा और Cu नहीं करेगा। अगर Na अकेला है तो रिएक्ट करेगा, अगर Na अकेला है तो रिएक्ट करेगा, इसमें तो नो रिएक्शन दे रखा है, तो Cu तो गलत हो गया। अगर Na अकेला इसमें है और रिएक्ट कर रहा है तो ये सही है, और Cu अकेला है और रिएक्ट कर रहा है तो गलत है, इसका मतलब ये गलत है। Cu अकेला है और रिएक्ट कर रहा है तो गलत है, इसका मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगा, समझ गया ना। मतलब Cu तुमको पता है कम रिएक्टिव है, अगर कम रिएक्टिव है तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो नो रिएक्शन, तो इसका मतलब ये चीज सही है। Na ज्यादा रिएक्टिव है और रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्शन होगा, इसका मतलब ये भी सही है, बाकी दोनों गलत है। Ca इज मोर रिएक्टिव, इसका मतलब Ca अकेला है तो रिएक्ट करेगा, कौन सा आएगा, C, और Zn अकेला है तो रिएक्ट नहीं करेगा, A। इसमें Cu रिएक्शन नहीं कर रहा Zn से, इसका मतलब Cu क्या है,
कम रिएक्टिव है, Cu नीचे आएगा, Zn ऊपर आएगा। और Cu Ag के साथ रिएक्ट कर रहा है, Cu के नीचे Ag। बताओ, Cu के बारे में पूछा है, Cu इज मोर रिएक्टिव देन Ag और लेस रिएक्टिव देन Zn। अरे गलती से कर दिया, डी, सॉरी। ठीक है, आगे देखो, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ओवर हियर। इन हर फैक्ट्री लीजा बिल्ड्स 2 hot water tanks, one made up of copper and other of iron. Which metallic hot water tank do you think last longer? कौन सा ज्यादा चलेगा? कॉपर, क्योंकि हॉट वाटर टैंक है, तो हॉट वाटर टैंक है वो आयरन से तो रिएक्ट कर लेगा, स्टीम करता है ना आयरन से रिएक्ट, तो ये तो जंग लग जाएगी, खराब हो जाएगा, ये ज्यादा चलेगा। अहमद एक्सपेरिमेंट, ये रिएक्शन बता दिया इसने सारे, किसके साथ रिएक्शन हो रही है, किसके साथ नहीं हो रही, तो इनको अरेंज करना है। देखो ए है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, ए सबसे लास्ट में आ गया, ए सबसे लास्ट में आ गया। और बी है, वो कोल्ड वाटर के साथ स्लो रिएक्शन है, इसमें रैपिड रिएक्शन है और इसमें वाइग्रस रिएक्शन है, मतलब बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा इसमें। मतलब जो बी है, बाकी किसी में भी, इसमें नो रिएक्शन है, इसमें भी नो रिएक्शन है। देखो इसका मतलब सी सेकंड नंबर पे है, पीछे से सेकंड नंबर पे, क्योंकि दो में नो रिएक्शन, इसमें सिर्फ स्लो रिएक्शन है। डी इसमें नो रिएक्शन है, इसका मतलब बी यहाँ पे आएगा, और बी सबसे रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब बी सबसे पहले आएगा। ये चारों हो गए नंबर से, बी डी सी है। 3 metals XYZ undergo following reaction. Y displace X from its also, मतलब Y है वो डिस्प्लेस कर देता है, इसका मतलब Y मोर रिएक्टिव है X से, Y X के पहले आएगा। अब Z का देखते हैं, Z डिस्प्लेस दोनों कर देता है Z, इसका मतलब Z और भी पहले आएगा, ZYX है ना? नहीं, XYZ आएगा, स्टार्टिंग विद द लीस्ट रिएक्टिव, इसने उल्टा पूछ लिया, तो X फिर Y फिर Z। बताओ, देखो पूछ उल्टा लिया। एमआरी जो भी है, wants to transport FeCl3 solution to her another factory which is 100 किलोमीटर away from her main branch। FeCl3 को ट्रांसपोर्ट करना है इसको, तो कौन से कंटेनर में लेके जाए जिससे FeCl3 खराब नहीं हो। अगर मैग्नीशियम में लेके तो मैग्नीशियम रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाकी सब कर लेंगे, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये तीनों इससे मोर रिएक्टिव है, कॉपर ये जो कम रिएक्टिव है, Fe से कम रिएक्टिव है। अब आइडेंटिफाई आयंस, देखो भाई मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम और क्लोराइड, क्या फॉर्मूला होता है, MgCl2। Mg पे क्या चार्ज होता है +2 और Cl पे क्या होता है, बस यही पूछा है, Mg +2 सॉरी +2 और Cl -1, इतना सा पूछा है। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के चार्ज है +2, ऑक्साइड पे -2, -2। खाली ऑप्शन देख के बता सकते हो तुम आंसर, बताओ। Na+ और Cl-, इसमें भी ऑप्शन देख के बता सकते हो, K+ और O-2। ठीक है, ये बिल्कुल इजी था। लास्ट वाला फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, 2 मिनट है अपने पास, इसमें ये भी कर लेते हैं। ये देखो तुमको समझा भी देता हूँ, ये क्या है। यहाँ पे एक जो अपने पास क्या नाम है इसका, पोटेशियम तुमको पता है 19 नंबर पे होता है, और इसमें पोटेशियम क्या होता है K+, और Cl क्या होता है Cl-, मतलब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसने इसको दे दिया, तो इसका जो है ना ये डॉट यहाँ पे आ जाएगा, डॉट तो यहाँ पे आ गया, डॉट यहाँ पे आते ही एक इलेक्ट्रॉन इस पे बढ़ गया, मतलब माइनस चार्ज,
और एक इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्लस चार्ज प्लस चार्ज। ये तो खाली हो गया और ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, 8 हो गए इसके। देखो ये हो गया पहले वाला, इसमें एक प्लस इसमें एक माइनस, तो प्लस माइनस का देख लो, प्लस माइनस इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें प्लस होके इलेक्ट्रॉन खाली होगा इसका, तो पहले में खाली हो रहा है, इसमें तो एक और बढ़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब बी गलत है और ए ही सही है। इसमें देखो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, तो इसके पास प्लस, ये भी प्लस, इसके पास 2 माइनस, तो के के पास तो 2 के 2 हो गए, 2 बार के और प्लस के, और ओ हो गया माइनस का 2, तो ए ही हो गया इसमें भी। K2 इसलिए क्योंकि एक के ये रहा और एक के ये रहा, 2 बार के है ना, दो के दे तो के के नीचे 2 आ गया ना, तो के के नीचे 2 आ गया, के 2 ए में है और सी में है, और के पे चार्ज क्या है प्लस का, इसमें माइनस का, इसका मतलब ये गलत हो गया, यही होगा सिर्फ। सी ए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, प्लस इस पे तो प्लस का 2 और इन दोनों में माइनस का 1, माइनस लेकिन इस तरह के 2 होंगे, 2 माइनस का 1 होगा लेकिन 2 लग जाएगा, 2 लग जाएगा, माइनस का 1 होगा लेकिन यहाँ पे 2 लग जाएगा, और सी ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ये जो दोनों है ना, ये दोनों इसके पास चले जाएंगे, सी आ जाएगा आंसर। सी ए ओ, तो सी ए के दोनों, ये दोनों यहाँ पे चले जाएंगे, Ca प्लस तो ये तो प्लस 2 प्लस और ये माइनस का 2, तो प्लस का 2 माइनस का 2 किसमें है, ऊपर ही ऊपर, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन बी आएगा क्योंकि इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाँ, 4 तो होने नीचे, पास कुछ भी नहीं इसके पास कुछ भी नहीं बचना चाहिए, हाँ, ये दोनों इसके पास चले गए ना, तो बी आएगा। B चलो ठीक है।